नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने डाइट को लेके कुछ चीज़ें बताई थी और हम डाइट से हमारा हेल्थ रेशो कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में बताया था। कई लोगों ने कई सारे सवाल पूछे, तो इस वीडियो द्वारा मैं उन सारे सवालों का जवाब देना चाहूँगा। सबसे पहले ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए मुझे कुछ बैकग्राउंड तैयार करना पड़ेगा, इसलिए आपको इंसुलिन के बारे में कुछ मालूमात होना ज़रूरी है। मैं एक सरलता से नॉन मेडिकल टर्म्स में इंसुलिन का क्या रोल है हमारे शरीर में, ये मैं बताऊंगा। जब कभी भी हम कुछ भी खाना खाते हैं तो इंसुलिन हमारे शरीर में सीक्रेट होता है। पहले ये माना जाता था कि हम जितना खाते हैं उतना ही इंसुलिन सीक्रेट होता है, लेकिन सन 2000 के बाद बहुत सारे रिसर्च हुए इस टॉपिक पे और 2012 के बाद ये पता चला कि इंसुलिन का रिस्पांस डायरेक्ट नहीं है, यानी हम जितना खाते हैं उतना इंसुलिन नहीं निकलता है। इंसुलिन का रिस्पांस ऑल और नन है, यानी हम चाहे थोड़ा खाएं या ज़्यादा खाएं, इंसुलिन इतने ही अमाउंट में सीक्रेट होता है। ये रिसर्च के द्वारा पाया गया है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि चाहे मैं 1 चम्मच शुगर की चाय पीऊँ, चाहे फुल खाना खाऊँ, उसमें जितना इंसुलिन मेरे शरीर में निकलेगा वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये एक बात आपको जब समझ में आ जाएंगी तो आपको सारी चीज़ें आसानी से आगे समझ में आएंगी। इंसुलिन हमारे शरीर में क्या करता है? जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो इंसुलिन सीक्रेट होता है, और इंसुलिन जब सीक्रेट होता है तो ये क्या करता है, ये शुगर को मेटाबोलाइज करता है, यानी शुगर को बर्न करता है। जब कभी भी ये शुगर को बर्न करता है तो ये 2 चीज़ें होती है। एक तो वो शुगर जो बर्न होती है उससे एनर्जी बनती है, और दूसरी जो एक्सेस शुगर होती है वो फैट में कन्वर्ट हो जाती है हमारे बॉडी में। और इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हर कोई चीज़ हम जब खाते हैं तो उसको वो फैट में कन्वर्ट कर देता है अगर एक्सेस में हो तो। इसके अलावा इंसुलिन फैट को बर्न नहीं होने देता है, वो फैट की रखवाली करता है और फैट को स्टोरेज बढ़ाता है, यानी फैट की क्वांटिटी हमारे शरीर में बढ़ती है अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो। इंसुलिन एक लाइपोजेनिक हार्मोन है। इसका मतलब ये है कि वो हमारे शरीर में फ़ैट अक्यूमुलेट करता है। तो इंसुलिन के अगर फंक्शन देखे जाए तो वो है, एक, वो शुगर से एनर्जी बनाता है। नंबर 2, जो एक्सेस शुगर हमारे शरीर में बनती है उससे वो फैट बनाता है और फैट सेल्स में फ़ैट अक्यूमुलेट करता है। नंबर 3, वो ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है जो फैट से एनर्जी बनाता है उसको रोकता है और उसको इनहिबिट करता है, तो ग्लूकागॉन सिक्रेशन नहीं होता। चौथा, जो कोई भी फ़ैट को बर्न करना होता है वो बर्न होने नहीं देता और फैट को अक्यूमुलेट करता है हमारे शरीर में। तो ये 4 चीज़ें इंसुलिन करता है। इसके अलावा एक इंसुलिन की बहुत बड़ी खासियत है, हमारे शरीर में बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और भगवान ने हमें फिक्स नंबर ऑफ बीटा सेल्स दिए हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और वो हमारे लाइफ टाइम के लिए फिक्स्ड होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इंसुलिन किस तरीके से यूज़ करते हैं। मान लो कि इंसुलिन एक पैसे के बराबर है, भगवान ने हमें एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ पैसे दिए हैं और हमारे लाइफ टाइम में हमें ये पैसा खर्च करना है, और इसके से ज़्यादा हमें कभी पैसे नहीं मिलेंगे। तो हमें बड़ा सोच समझ के ये पैसे खर्च करना है, तो हमें बड़े सोच समझ के इंसुलिन भी हमारा खर्च करना है। सो इंसुलिन का जो रिस्पॉन्स है, जो सिक्रीशन, अमाउंट ऑफ इंसुलिन सिक्रीट होता है, वो डायरेक्टली फूड से रिलेटेड है, बजाय कि उसकी अमाउंट से। हम कितना भी खाना खाएं, इंसुलिन सिक्रीशन उतना ही होता है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो हमारा एम क्या होना चाहिए? हमारा एम ये होना चाहिए कि हम कम से कम इंसुलिन को खर्च करें, यानी हम कम से कम पैसे खर्च करें जो भगवान ने हमें दिए हैं। सो
इंसुलिन फ्री इंटरवल हम जिसे कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन फ्री इंटरवल चाहिए, जिसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इंसुलिन फ्री इंटरवल में क्या क्या होता है? एक तो फैट बर्निंग होती है, दूसरा फैट बर्निंग से हमारा वेट रिडक्शन होता है, तीसरा ग्लूकागॉन सिक्रीशन होता है जो फर्दर फैट को बर्न करने में हेल्प करता है और रिपेयर में और हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। ग्रोथ हार्मोन्स और दूसरे केमिकल्स भी जो सिक्रीट होते हैं वो भी हमें रिपेयर में और हीलिंग प्रोसेस में काम आते हैं। और पांचवा है एपोप्टोसिस, यानी कि जो फैट सेल्स जिसमें से सारा फैट बर्न हो चुका है वो फैट सेल की डेथ होती है और इनमें से जो प्रोटीन निकलता है वो रिसाइकल होता है और नए प्रोटीन से नए सेल्स हमारे शरीर में बनते हैं जो हमें हीलिंग और रिपेयर में काम आते हैं। तो ये 5 फ़ायदे हैं इंसुलिन फ्री इंटरवल के। सो हमें ये इंटरवल को जितना बड़ा हम रख सकते हैं उतना बड़ा रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए। आप देखेंगे जैसे कि इस डायग्राम में मैंने बताया है कि लंच के समय एक इंसुलिन स्पाइक होता है, एक डिनर के समय इंसुलिन स्पाइक होता है और एक बेसल लेवल हमारा इंसुलिन का होता है। इनके बीच जब इंसुलिन स्पाइक नहीं है वो इंटरवल को हम इंसुलिन फ्री इंटरवल कहते हैं और वो ये इंटरवल जितना बड़ा होगा उतना फ़ायदेमंद होता है। इस डायग्राम में मैंने बताया है कि हम नॉर्मली लोग कितनी बार दिन में खाना खाते हैं। एक तो 3 बार वो खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और इसके बीच में वो 2 स्नैक टाइम भी होते हैं और कई लोग रात को दूध पी के भी सोते हैं। तो ये 6 बार खाना होता है, तो 6 बार हमारे इंसुलिन स्पाइक्स आते हैं। अगर 6 बार इंसुलिन स्पाइक्स आते हैं तो हमारा इंसुलिन फ्री इंटरवल लगभग ना के बराबर होता है। जब इंसुलिन फ्री इंटरवल नहीं है हमारे पास तो हमारा फैट एक्यूमुलेशन इसी के कारण होता है क्योंकि फैट बर्निंग होता ही नहीं। तो हम इंसुलिन फ्री इंटरवल किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? इस डायग्राम में मैंने बताया है कि अगर हम 2 बार खाना खाते हैं, लंच और डिनर सिर्फ, तो 2 बार ही स्पाइक होता है और बाकी के समय में इंसुलिन फ्री इंटरवल होता है जिसमें हमारा फैट बर्निंग होता है और जो सारे मैंने एडवांटेजेस पहले बताए वो सारे एडवांटेजेस होते हैं। तो अगर हमें इंसुलिन फ्री इंटरवल बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो है फास्टिंग। हम जितना लंबा फास्ट रख सकते हैं, हफ्ते में 3 दिन फास्ट कर सकते हैं, तो हमें 24 से 36 घंटे का 3 दिन फास्ट करना चाहिए। अगर फास्टिंग डिफ़िकल्ट होता है तो हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रेस्ट्रिक्टेड फीडिंग करना चाहिए, यानी कि 16 से 18 घंटा दिन में फास्टिंग करना चाहिए और बाकी के 6 घंटे में हम जो कुछ भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं। तो जितने भी स्पाइक आएंगे वो 6 घंटे में आएंगे और इंसुलिन फ्री इंटरवल हमारा 18 घंटे का रहेगा। तीसरा और एक तरीका है जो डॉक्टर दीक्षित ने बताया है, इसमें हम सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं। 1 घंटे का टाइम फ्रेम में खाना खाना है, यानी लंच 1 घंटे में खाना है और डिनर 1 घंटे में खाना है। इसके बीच में कोई स्नैकिंग नहीं करनी है। और अगर भूख लगती है हमें तो हम ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी ये पी सकते हैं, लेकिन हमें कुछ भी खाना नहीं है, कोई स्नैकिंग बीच में नहीं करना है। तो इस तरीके से ये तीसरा तरीका है। और चौथा और एक तरीका है जिसमें हम खाना सिर्फ 1 बार खाते हैं ताकि स्पाइक हमारा 1 ही बार आए दिन में और पूरा दिन भर हमारा इंसुलिन फ्री इंटरवल रहे। सो इंसुलिन फ्री इंटरवल के जो भी एडवांटेजेस है वो मैक्सिमम एडवांटेजेस हमें इस तरीके से मिल सकते हैं। सो 1 मील अ डे भी, यानी ओमैड जिसे हम कहते हैं, वो भी एक रेजिम है जिससे हम अच्छे से डाइटिंग कर सकते हैं। डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित का दीक्षित डाइट है जिसमें हम 2 बार खाते हैं, तो जिसमें 2 ही इंसुलिन के स्पाइक आते हैं। या तो हम डेली इंसुलिन के स्पाइक गिने या फिर हफ्ते भर के स्पाइक गिने। हफ्ते में 10 से 14 स्पाइक्स इंसुलिन के होने चाहिए मैक्सिमम, अगर आपको उसका बेनिफिट चाहिए तो। इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी अगर आप 3 दिन या 4 दिन हफ्ते में फास्ट करते हैं, यानी 4 दिन बिल्कुल नहीं खाते और अगले 3 दिन में अगर आप दिन में 3 बार भी खाते हो तो आपका इंसुलिन स्पाइक 9 या 10 बार आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। सो हफ्ते भर में आप इंसुलिन स्पाइक गिन सकते हैं, हफ्ते भर के भी, और वो 10 से 14 के बीच में होने चाहिए।
कई मरीज़ों ने मुझे ये भी कहा कि साहब हमें डायबिटीज़ है और हमारे फिजिशियन और डाइटिशियन ने हमें कहा है कि हमें फ्रीक्वेंट फीडिंग करनी चाहिए, दिन में 5 या 6 बार खाना चाहिए। तो लेकिन क्योंकि शुगर बढ़ जाता है तो उन्होंने कहा कि स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड लो। ये कॉन्सेप्ट फ्रीक्वेंट फीडिंग का पुराना हो चुका है और अब नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमें फ्रीक्वेंट फीडिंग नहीं करनी है। फ्रीक्वेंट फीडिंग किन लोगों ने करनी है? एक तो जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, क्योंकि उनका स्टमक स्मॉल होता है और वो ग्रोथ फेज़ में होते हैं, उसे इसलिए फ्रीक्वेंटली फीड करते हैं। इसी तरीके से जो यंग बच्चे होते हैं, जो ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, वो कितनी भी बार खाना खा सकते हैं। जब तक ग्रोथ फेज़ हमारी पूरी नहीं होती, यानी कि 20 और 25 साल के आयु में हमारी ग्रोथ फेज़ पूरी हो जाती है, तब तक हम कितनी भी बार खाना खा सकते हैं। एक बार ग्रोथ फेज़ हमारी फिक्स्ड हो गई, उसके बाद हम अगर ज़्यादा खाना खाते हैं तो इंसुलिन सिक्रेशन ज़्यादा होगा और फैट एक्यूमुलेशन हमारे शरीर में ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा हेल्थ रेशो बिगड़ सकता है और हमारा एक्सोन जल्दी आ सकता है। जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया था कि फ्रीक्वेंट फीडिंग से क्या होता है। फ्रीक्वेंट फीडिंग से जितनी बार आप खाएंगे इतने इंसुलिन स्पाइक्स आएंगे, और अगर इंसुलिन स्पाइक्स आते हैं तो इंसुलिन फ्री इंटरवल नहीं होता। तो ये तो एक बात होगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड लेने चाहिए। स्मॉल के बहुत सारे डिसएडवांटेज है। अगर आप कम खाते हो लेकिन इंसुलिन स्पाइक तो सेम है, तो इंसुलिन जो सिक्रीट होता है वो अगर उसे खाना कम मिला तो वो हमारे मसल्स को भी ईट करने लगता है, यानी मसल प्रोटीन से वो शुगर बनाता है जिससे एनर्जी मिलती है हमें, और उसी मसल प्रोटीन को वो फैट में कन्वर्ट करता है क्योंकि इंसुलिन लेवल्स हाई है। इसलिए हमें वीकनेस आती है। अगर हम स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड खा लेते हैं तो हमें मसल वीकनेस आती है। इसलिए इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड खाइए। इसकी बजाय आप 2 या 1 बार खाना खाइए, लेकिन पेट भर के अच्छे से खाइए। जो आपको अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें आप खा सकते हो, और हमें इंसुलिन फ्री इंटरवल को बढ़ाना है। इससे हमारा वेट लॉस भी कंट्रोल होगा, हमारा डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगा, और जो प्री डायबिटिक स्टेज में है वो डायबिटिक्स होने से बच जाएंगे, और जिन्हें हेरिडिटरी डायबिटीज़ है उनको भी आगे जाके डायबिटीज़ नहीं होगा, और जो बॉर्डरलाइन डायबिटिक्स हैं उनका डायबिटिक्स ऑलमोस्ट क्योर हो जाता है या रिवर्स हो जाता है। उन्हें कोई ट्रीटमेंट लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर वो ये 1 मील अ डे या 2 मील अ डे का रेजिम फॉलो करते हैं। तो इसके साथ और एक सवाल जुड़ा था कि कई लोगों ने कहा कि भूख लगती है, तो भूख से अगर स्ट्रेस होता है तो वो स्ट्रेस हार्मोन्स तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। लेकिन भूख से कभी भी स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन है। भूख लगना और खाने की मन होना, ये 2 चीज़ें अलग अलग है। भूख यानी कि हंगर, ये साइकोलॉजिकल है आमतौर पे। रियल भूख अगर हमें एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है, तो हमें फास्टिंग करना ज़रूरी है। अगर आप फास्ट करेंगे तभी आप रियल भूख क्या होती है उसको एक्सपीरियंस करेंगे। आम तौर पे हमें खाने का मन होता है। खाने का मन होना ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है और इससे कोई स्ट्रेस नहीं होता। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ कि हमें खाने का मन कब होता है। एक तो हमारे जहन में आ गया है, हमारे हैबिट में आ गया है कि हमने दिन में 3 बार खाना चाहिए, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जितने भी हैं जो हमारे इंसानों के साथ रहते हैं उन्हें भी यही आदत लग गई है। लेकिन अगर आप एवोल्यूशनरी देखें और जंगल के प्राणी देखें तो वो तो तभी खाना खाते हैं जब उन्हें भूख लगती है। चाहे दिन में 1 बार भूख लगे तो 1 ही बार खाना खाएंगे, और शेर भी जंगल में तभी शिकार पे जाता है जब उसे भूख लगती है। जब तक उसे भूख नहीं लगती वो शिकार नहीं करता और खाना नहीं खाता। तो ये नेचुरल एनिमल इंस्टिंक्ट है कि जब उसे भूख लगेगी तभी वो खाना खाएगा। तो भूख लगना एक अलग चीज़ है और खाने का मन होना ये एक अलग चीज़ है। तो हमें कब खाने का मन होता है? खाने का मन होना ये एक साइकोलॉजिकल है, इसीलिए इसे हम कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। और हंगर हमारे हाथ में है। अगर हम दिन में 1 बार भी खाएंगे तो हमारा हंगर सेटिस्फाई हो सकता है, हमारी भूख सेटिस्फाई हो सकती है, या 2 बार खाने में भी हमारी भूख सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि हमें उसकी आदत हो जाती है फिर। तो हमें ये डिस्टिंग्विश करना है, ये
कि हमें भूख लगी है या हमें खाने का मन हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि ये दो चीज़ों में हमें पहचानना ज़रूरी है कि हमें भूख लग रही है या हमें खाने का मन हो रहा है। खाने का मन हमें कब होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रास्ते से गुज़र रहे हो और गरम गरम पकोड़े बन रहे हैं तो आपको खाने का मन हो जाता है कि चलो मैं पकोड़े खाऊं। या किसी के घर आप चाय पीने के लिए गए तो चाय के साथ वो बिस्किट्स देते हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें देते हैं तो भी आप खा लेते हैं। आपको भूख नहीं लगी होती है फिर भी आप वो स्नैक्स खाते हैं। रास्ते से आप जा रहे हो और दो चार मित्र मिल गए और कुछ उसमें से एक दो लोग कुछ खा रहे हैं तो वो आपको भी ऑफ़र करते हैं तो तब आप खा लेते हो। तो ये खाने का मन हो गया। आप किसी सिटी से गुज़र रहे हो और वहाँ पे मिठाइयाँ अच्छी मिल रही है तो आप सोचेंगे चलो यहाँ पे मिठाइयाँ अच्छी मिल रही है तो थोड़ी मिठाई खा लेते हैं। तो इस तरीके से खाने का मन और भूख लगना ये दो चीज़ें अलग अलग है, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ भी चीज़ आप खाने के पहले ये सोचो कि आपको भूख लगी है या नहीं। भूख नहीं लगी है तो कृपया करके वो स्नैक्स मत खाइए। वो सिर्फ आपको खाने का मन हो रहा है इसलिए आप खा रहे हो। इसके बाद आप और एक प्रश्न पूछेंगे कि फिर हम जो खाना हमें अच्छा लगता है वो हम कब खाएं। तो आपको टाइमिंग फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि दीक्षित डाइट में रेजिम में बताया गया है कि आपको 1 घंटे में सब कुछ खाना है। तो उस 1 घंटे में आप थोड़ा फ्रूट्स भी खा सकते हो। आपको अगर समोसा अच्छा लगता है तो आप समोसा भी खा सकते हो। आपको अगर मिठाई अच्छी लगती है तो थोड़ी मिठाई भी खा सकते हो। आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छा लगता है तो ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हो। तो ये 1 घंटे में आपको सब कुछ खाना है ताकि जितना इंसुलिन दिया गया है, जितना इंसुलिन आपके शरीर में आ रहा है उस खाने से, वो एक ही साथ में सारा खाना हमारा यूटिलाइज हो जाए, अलग से इंसुलिन को ज़रूरत ना पड़े। यानी एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सामान खरीदना है और चाहे वो 10 रुपये का खरीदना हो चाहे वो 1000 रुपये का खरीदना हो, अगर आप टैक्सी करके जाते हो तो आप प्रिफ़र करेंगे कि मैं 1000 रुपये का सामान एक साथ में ख़रीद लूँ बजाय कि 10 रुपये का सामान खरीदने के लिए मैं टैक्सी यूज़ करूँ और 10 बार मैं मार्केट में जाऊँ। 10 बार अगर आप मार्केट में जाएंगे तो 10 बार आपको टैक्सी का पैसा खर्च करना पड़ेगा। उससे तो एक बार में जाके, भले चाहे वो महीने में एक बार हो, आप सुपरमार्केट में जाके अपना सारा सामान खरीद के टैक्सी से आ जाते हो ताकि एक ही बार टैक्सी का खर्चा लगे। इसी तरीके से आप सब कुछ खाना खा लीजिए और इंसुलिन भी एक ही बार सिक्रेट होगा और इंसुलिन जितना सिक्रेट होता है वो सारा जितना आपने सामान खाना खाया है उतना सारा वो मेटाबोलाइज कर देगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा इंसुलिन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लास्टली, कई लोगों ने कहा कि एक्सरसाइज करते हैं हम तो रेगुलरली तो हमारा सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन मैंने जब उनसे ये सवाल पूछा कि क्या आपका वज़न घटा, तो उन्होंने कहा कोई ख़ास नहीं, 1-2 किलो के आसपास वज़न घटा होगा, लेकिन हमारा डायबिटीज़ कुछ हद तक कंट्रोल में आ गया है। डायबिटीज़ कंट्रोल में इसलिए आया है क्योंकि आपको डायबिटीज़ की दवाई चल रही है और एक्सरसाइज से ये डायबिटीज़ का जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है वो इम्प्रूव होता है। लेकिन वेट लॉस में और डायबिटीज़ कंट्रोल करने में एक्सरसाइज का सिर्फ 10 से 15% रोल है। 85% रोल हमारे डाइट का है। ये मैं बार बार कहता हूँ। एक्सरसाइज क्यों करते हैं ये अगर आप मेरे एक्सरसाइज की वीडियो देखेंगे तो मैंने सारा डिटेल में बताया है। और आने वाले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि एक्सरसाइज हमें कैसे मदद करता है हमारे बॉडी को रिपेयर करने में या हीलिंग प्रोसेस में। ये मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि वो हमारा हेल्थ रेशो किस तरीके से इम्प्रूव करता है। लेकिन मोटा मोटा अगर देखा जाए तो डाइट ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है, ओबेसिटी को यानी कि मोटापे को कंट्रोल करता है, वेट लॉस में हमें मदद करता है और एक्स्ट्रा फैट हमारे शरीर से निकालता है। तो ये डाइटरी रेजिम जो मैंने बताया है वो अगर हम फॉलो करेंगे तो लगभग हम डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। जो दवाइयों पे उनकी दवाई कम हो सकती है, जो अनकंट्रोलेबल डायबिटिक है उनका डायबिटीज़ कंट्रोल में आ सकता है, जो प्री डायबिटिक्स हैं उनका क्योर हो जाता है डायबिटीज़, और जो मोटापे है ओबीस लोग हैं उनका वज़न घटने लगता है। मुझे पता है कई लोगों ने 30 से 40 किलो वज़न कम किया है 2 साल में इसी रेजिम को फॉलो करके, और फिर अब उनका एक लाइफस्टाइल हो गया है कि हम तो दिन में 1 या 2 बार ही खाते हैं, इसके अलावा हम कभी भी स्नैकिंग नहीं करते हैं और हम सब कुछ खा सकते हैं ये 2 मील्स में या 1 मील में, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और कई लोग हैं जो फास्टिंग करते हैं,
हफ्ते में 3 बार फुल 24 आवर्स का फास्टिंग करते हैं और बाकी 4 दिन वो सब खाते हैं। तो इसलिए न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी मिलता है, वीकनेस भी नहीं आती और डायबिटीज़ भी कंट्रोल में होता है। तो आपको जो रेजिम दिन में चाहे तो आप 2 स्पाइक्स ले सकते हो इंसुलिन के, या फिर हफ्ते में 10 से 14 स्पाइक्स इंसुलिन के आप ले सकते हो। मैंने इस वीडियो द्वारा कोशिश की है कि इंसुलिन के बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं और आपको आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। मैंने बहुत सरलता से कोई मेडिकल टर्म्स यूज़ नहीं किए हैं और इसमें थोड़ा सा आगे पीछे फैलेसीज़ हो सकती है क्योंकि मैंने इसे सरल भाषा में बनाया है। ये इतना सरल नहीं है जितना मैंने जैसे समझाया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स भी आते हैं जो समझने में मुश्किल होती है। इसलिए मैंने इसे एक सरलता से समझाने की कोशिश की है और इसे आप समझने की कोशिश करो। इंसुलिन एक पैसे की तरह है और उसे पैसे की तरह ही यूज़ करना चाहिए। हो सके उतनी इंसुलिन की सेविंग करो। अगर आप इंसुलिन की सेविंग करेंगे तो बुरे वक्त में इंसुलिन आपको बहुत मदद करेगा। ये मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि इंसुलिन कैसा हमें हेल्प करता है जब हमारा वक्त बुरा चलता है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।